हाय फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर का सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9 है, फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब ये चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना क्या है, तो ये चैप्टर में मेनली जो ये चैप्टर है वो इसको डिटेल में पढ़ा जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या आप बीसीए करो एमसीए करो वहाँ ये कैसे प्रोग्रामिंग लिखा जाता है, कोडिंग लिखा जाता है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले होता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे बाय द वे कि जो कोडिंग लिखना पड़ता है, ठीक है, कोडिंग मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो बैकएंड पे उसका कोडिंग लिखा रहता है। अगर आप कोडिंग लिख रहे हो तो वो कोडिंग मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप 1 घंटा में लिख दिए, ठीक है, वो कोडिंग बहुत टिपिकल होता है, बहुत सोचना पड़ता है, उसको बहुत सारा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगा के कोडिंग लिखा जाता है। तो सबसे अगर आप कोडिंग लिखना स्टार्ट करे हो तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में जैसे बाय द वे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपको चाय बनाना है तो अब आप क्या करोगे, कॉपी में लिख लोगे कि सबसे पहले चाय बनाना है तो सबसे पहले पानी डालना है, फिर दूसरा स्टेप उसमें दूध डालना है, तीसरा स्टेप उसमें चाय पत्ती डालना है, चौथा स्टेप उसमें चीनी डालना है, पांचवा स्टेप गैस ऑन करके चढ़ाना है, छठा स्टेप जब वो बॉयल हो जाएगा तो ठीक है उसको उतार लेना। तो ये मेरा चाय बनाने का 5-6 स्टेप था। उसके बाद वो जो स्टेप जो हमने इंग्लिश में लिखा फिर उसको कोडिंग करना पड़ता है। इससे पहला स्टेप जो लिखा, ठीक है, जिसे सबसे पहले हमने लिखा था पानी डालना है तो मैं प्रैक्टिकली उसमें पानी डालूंगा, ठीक है। फिर दूसरा लिखा था हमने दूध डालना तो मैं प्रैक्टिकली दूध डालूंगा। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप इंटर 2 डिजिट तो फिर उसका मैं कोडिंग लिखूंगा। फिर दूसरा स्टेप, ठीक है, कि इंटर 3rd डिजिट सी तो उसके लिए फिर मैं कोडिंग लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप दूंगा ऐड a प्लस बी, सी इज इक्वल टू a प्लस बी, मैं 3rd स्टेप दिया उसके लिए भी मैं कोडिंग लिखूंगा। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो आप इंग्लिश में लिखते हो कोई भी प्रोग्राम बनाने के पहले वो बनेगा कैसे, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस बनने का जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। और वो एल्गोरिदम आपने लिख लिया, फिर उस एल्गोरिदम के बाद आप उसका कोडिंग करते हो, ठीक है। तो एल्गोरिदम जिसे आपने इंग्लिश में लिख दिया एल्गोरिदम, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, सी शार्प हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका सी हो गया, C++ हो गया, आप उस लैंग्वेज में HTML हो गया, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में उसका कोडिंग करते हो तो वो प्रोसेस, ठीक है, उसी प्रोसेस को कोडिंग कहा जाता है। आप वो एल्गोरिदम जो आपने स्टेप इंग्लिश में लिखा था उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, उसी को कोडिंग कहा जाता है, जो बैकएंड पे कोडिंग होता है, ठीक है। आशा आपको एल्गोरिदम समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एल्गोरिदम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए स्टेप लिखना पड़ता है। जैसे बाय द वे कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे पहला ये स्टेप आप रहेगा कि जैसे फेसबुक का सॉफ्टवेयर जब बना होगा तो पहला पेज होगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में एक होगा यूजर नेम, पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, इंटर, ठीक है। तो ये 4 बटन बाय द वे मैं मान रहा हूं वहां पर है। तो उसके लिए अलग अलग, तो पहला यूजर नेम, तो यूजर नेम आपको बनाना, उसके पीछे का पूरा कोडिंग करना पड़ता है। तो यूजर नेम लिखने के लिए आपको पूरा स्टेप लिखना होगा कि कैसे यूजर नेम बनेगा, ठीक है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। ऐसा नहीं कि आप यूजर नेम को ब्लैंक छोड़ दो, खाली छोड़ दो तो वो इंटर कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत क्राइटेरिया रहेगा। यूजर नेम जो भी है वो आपका ईमेल से कनेक्टेड होना चाहिए, इस तरह का बहुत सारा क्राइटेरिया रहेगा, तभी वो आप यूजर नेम बना सकते हो। तो पहले आप स्टेप लिखोगे फिर उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, जिसको कोडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने समय जो कोडिंग, तो कोडिंग में हर एक स्टेप पे जो प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, तो उसके लिए या क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन दे दिया कि ठीक है 2 नंबर का जो मतलब a प्लस बी आपको ऐड करना है, उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लिखना है, ठीक है। जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना है जहां पर ऐड, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना, तो आपको एक हमने क्वेश्चन दे दिया, एक प्रॉब्लम दे दिया, तो अब आप उसके लिए, ठीक है, कोडिंग करोगे। तो सबसे पहले एल्गोरिदम आपने लिखा, मतलब सिंपल इंग्लिश में स्टेप लिख दिया, उसके बाद उसको कंप्यूटर लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, उसमें कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है।
यानी सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, फिर उसको कोड में बदलते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्रमिक अनुदेश, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या है, तो क्रमिक अनुदेश मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो। कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। हमने आपको अभी बताया कि अगर एल्गोरिदम को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल रहे हो, जैसे जावा में लिख रहे हो या C# में लिख रहे हो, तो उसी को कोडिंग कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल, या तो आप कंप्यूटर एल्गोरिदम बोलो या इंस्ट्रक्शन बोलो, आपने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखा है मतलब निर्देश लिखा है कि मुझे पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, उसको भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल रहे हो तो वो भी कोडिंग कहलाता है। अब फ्लो चार्ट, ठीक है, यहाँ पर एल्गोरिदम आपने समझ लिया, इंग्लिश में आपने लिख दिया। अब क्या होता है ना कि बहुत कोई क्या करते हैं कि इंग्लिश में लिखने के बदले वो फिगर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे बाय द वे कि फिगर के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे, सर चाय बनाना है तो ऐसे गोल कर देंगे और लिख देंगे कि यहाँ पर पानी डालना है, पानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे यहाँ पर दूध डालना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे चीनी डालना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में चाय पत्ती डालना है, ऐसे फिगर बना देते हैं। सेम चीज है, एल्गोरिदम को ही जब आप फिगर के रूप में दिखा रहे हो उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप लिखे, पहला स्टेप लिखे चीनी पानी डालना है, यहाँ पर पानी का फोटो बना दिया, ये पानी डालना है, ये हो गया आपको एल्गोरिदम, पानी का फिगर बना दिया तो ये हो गया आपको फ्लो चार्ट। फिर आपने दिया दूध डालना है, आपने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर एक फिगर बना दिया दूध का। फिर आपने तीसरा लिख दिया कि चीनी डालना है, चाय पत्ती डालना है, फिर यहाँ पर फिगर बना दिया। तो एल्गोरिदम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब चित्र के माध्यम से अगर आप दिखा रहे हो उसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको चित्र में आप भारत का नक्शा बना दो, पाकिस्तान का नक्शा बना दो, सेब बना दो, आम बना दो, ऐसा नहीं होता, इसका भी एक पैटर्न है, ठीक है। जो डिफाइन किया गया है उसी में आपको बनाना है। आप ऐसा होगा कि जैसे बाय द वे कंपनी में आपको बोला गया कि ठीक है ये कोडिंग करो, आप ऐसा आप क्या करो कि ठीक है मुझे यहाँ पर पानी डालना है, फिर दूध डालना है, चाय पत्ती डालना है, तो ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐश्वर्या राय का फोटो बनाता हूँ, वहां पर कोडिंग लिखूंगा, तो 1 घंटा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई एक पार्टिकुलर जिसे बाय द वे यहाँ पर आपको दिखाया गया, जैसे सबसे पहला ये, ठीक है, इस तरह का कुछ कुछ बना रहता है, ठीक है, फिगर रहता है जिसका अपना अपना मीनिंग होता है। यहाँ पर तो मेन 6 फिगर दिया हुआ और भी बहुत सारा फिगर होता है, 20-25 फिगर होता है, मेनली यही सब का यूज पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का अंडाकार फिगर आपको दिख रहा होगा, तो ये अंडाकार जो फिगर इसको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और ये आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो या एंड करते हो, मतलब कोई भी प्रोग्राम आप जब स्टार्ट करोगे या समाप्त करोगे तब ये फिगर का यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है स्टार्ट, हमने यहाँ लिखा है स्टॉप, तो ये अंडाकार फिगर हमने बना दिया, ओवल। दूसरा है ये पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। तो ये आप कुछ भी डाटा इंटर कर रहे हो, जैसे मैंने ए इंटर किया, बी इंटर किया, कोई नंबर इंटर किया, कुछ भी इंटर किया, तो जब कोई डाटा आप इंटर करते हो, ठीक है, इनपुट आप डालते हो तो ये फिगर आता है, या उस डाटा का आउटपुट आता है तो भी ये फिगर में आता है। जैसे एग्जांपल आपने इनपुट किया ANP, ठीक है, यहां पर देखिए इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये फिगर क्या आता है, A+B आपने डाला। अब बाय द वे प्रिंट होगा, प्रिंट मतलब क्या, प्रिंटर से प्रिंट हो रहा मतलब आउटपुट है, आउटपुट में A आ रहा है आपके स्क्रीन पे, तो वो आउटपुट है। तो आप ये वाला फिगर देखो, ये सेम है ना, प्रिंट B हो रहा है तो ये सेम है। तो ये फिगर किसके लिए होता है, पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। फिर है ये मेरा रेक्टेंगल, आयत। तो रेक्टेंगल जो होता है वो प्रोसेस के लिए होता है। अब यहाँ पर तो देखो बहुत सारा प्रोग्राम होता है, यहाँ तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है, तो बहुत सारा प्रोग्राम में इसका इस यहाँ पर जैसे आपको सब दिखाना पॉसिबल नहीं, तो बस आपको याद कर लेना है कि जैसे आपको एग्जाम में कोडिंग तो करना है नहीं, ठीक है, और ना ही इतना लंबा डिटेल में आपसे पूछेगा क्योंकि ये पूरा इंजीनियरिंग का सेक्शन है। तो बस मैं आपको ऊपरी ऊपरी बेसिक बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल है ये प्रोसेस को बताता है कि कोई प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसको ये रेक्टेंगल बताएगा। अब इस तरह का जो होता है फिगर ये डिसीजन के लिए होता है, इस तरह का फिगर ये डिसीजन के लिए होता है, ठीक है। इसको आप रोम्बस बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिसीजन, डिसीजन का मतलब क्या हो गया, ये डिसीजन हमने एक डिसीजन यहाँ पर डाला है कि हमने A और B इनपुट किया था। अब दोनों में से मेरा प्रोग्राम है ये बताना है कि हमने 2 नंबर इंटर किया, दोनों नंबर में कौन बड़ा है, ये प्रोग्राम हमको लिखना है, ठीक है। हमने प्रोग्राम लिखा इनपुट A B, हमने प्रोग्राम लिखा कि 2 नंबर, जैसे हमने लिखा इनपुट A B, तो जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपके पास आ जाएगा इनपुट A एंड B, ठीक है।
अब आप वहां पर कंप्यूटर में टाइप करोगे 15 और 25, जैसे इंटर करोगे तो आंसर आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, आपको तो 25 दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का कोडिंग ये है। क्या कोडिंग है कि जैसे आप इंटर किए ए बी तो वो नीचे चला गया। अब ये कंडीशन डिसीजन लेता है कि ए और बी में कौन बड़ा है, तो देखता है कि अच्छा ए बड़ा है, यस यस बोलेगा तो आपके स्क्रीन पर ए टाइप हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। अगर नो मतलब ए बड़ा नहीं है तो बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये प्रोग्राम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम, ठीक है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा कंडीशन के लिए। तो ये मेरा डिसीजन के लिए होता है। ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये लाइन, ये लाइन, ये फ्लो बताता है। ठीक है, एरो यहाँ पर हमने दिखाना ऐसे करके, एरो यहाँ चलता है। ठीक है, ये मेरा दिखाता है फ्लो कि कैसे कैसा प्रोग्राम चल रहा है। और लास्ट में है कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होता है कि बाय द वे कि एक पेज में आप ये प्रोग्राम लिख रहे थे, अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि पेज खत्म हो गया, आपको इसके आगे दिखाना है, तो आप क्या करोगे, कनेक्टर का यूज कर लोगे। कनेक्टर का यूज कैसे कर लोगे, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेज में जैसे आप स्टार्ट करते हो तो ऐसे कर लो, और फिर यहाँ से प्रोग्राम आप लिखना शुरू कर दो। इसका मतलब ये और ये जो सिंबल है, ये और ये बता रहा है कि ये दोनों प्रोग्राम एक ही है। बीच में इस दोनों को कनेक्ट कर दिया गया क्योंकि पेज अलग हो गया था। ठीक है, तो ये कनेक्टर का काम होता है। दो पेज में जब आप लिखे हो तो कनेक्टर का यूज किया जाता है ताकि आपको पता चले कि इसी प्रोग्राम का आगे है। अदरवाइज आप इसको यूज नहीं करोगे तो अगला कंफ्यूज कर जाएगा, यार दूसरा पेज में कोई नया प्रोग्राम है कि इसी का आधा पार्ट है, नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ कनेक्टर का यूज किया जाता है। आशा है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आपको समझ आया होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूडो कोड। तो सूडो कोड क्या होता है, यहाँ पर पी साइलेंट है। ठीक है, सूडो कोड तो होता क्या है ना कि जैसे आप कभी भी कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कोडिंग करने से पहले आप जैसे आप नहीं देखते हो, आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो मैथ सॉल्व करने से पहले रफ में सॉल्व कर लेते हो। हाँ भाई, रफ में सॉल्व किए, जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, टिपिकल मैथ्स है तो आप क्या करोगे कि कॉपी के पीछे रफ में सॉल्व कर लोगे शॉर्ट में, और उसके बाद सब कुछ सही हो गया तो फिर उसको पूरा इसका स्टेप लिखते हो। तो जस्ट ऐसा ही सूडो कोड भी होता है। सूडो कोड मतलब आप अपना भाषा में, ठीक है, जो भी आप बोलचाल का भाषा में लिख रहे हैं उसको शॉर्ट करके लिख लेना, उस कोड का स्टेप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर जब वो सूडो कोड आप लिख लोगे तो फिर उसको कोड में बदल देना। कोड को लिखने से पहले हम अपने बोलचाल की भाषा में शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये सूडो कोड को हम शॉर्ट में अपने भाषा में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। इसे ह्यूमन लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, जो भी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच कड़ी समझा जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जावा में लिखना है, आप अपना इंग्लिश में लिख रहे हो तो बीच में क्या है कि आप शॉर्ट में लिख दिए, ट्रिक व्रिक बना के लिख दिए। तो ये दोनों के बीच कड़ी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पहला लिख दिए स्टार्ट इनपुट ए बी, कंपेयर ए कॉमा बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। इस शॉर्ट में हम लिख दिए। ठीक है, तो ये होता है सूडो कोड। अब होता है, मेरा ये क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच कड़ी कौन होता है, तो सूडो कोड। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है वो जान लीजिए। जैसे कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर बनाना है कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो जो भी टास्क आपको करवाना है उसके लिए आपको उसका कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग से पहले आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कि हमको ऐसा काम करवाना है, वो काम करवाना है। जैसे एग्जांपल, आपका कोई कैमरा है, ठीक है, कैमरा अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका काम क्या है, फोटो खींचना। तो आपको पीछे बैकएंड पे लिखना पड़ेगा पूरा इंस्ट्रक्शन कि फोटो खींचना है। जैसे वहां पर 1 2 3 वहां पर आएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। तो ये सब पूरा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को जैसे काम करवाना है उसके अनुसार इंस्ट्रक्शन का सेट तैयार करना पड़ता है, जिसका पालन करते हुए सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो वही इंस्ट्रक्शन का सेट को ही हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा दो तरह का होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में मेरा दो लैंग्वेज आता है, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। ये बहुत पहले चलता था। ठीक है, इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद अभी जितना भी चल रहा है वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है। अब दोनों में अंतर क्या है, लो लेवल लैंग्वेज जो भी था वो 0-1 के फॉर्मेट में रहता था। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 0-1 0-1 0-1 0-1।
असेंबली लैंग्वेज में भी 0101 था, लेकिन कुछ कुछ कोड भी था। जैसे एडिशन के लिए ADD हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB हो गया, ठीक है, मेमोरी लोड के लिए ML हो गया, कुछ कुछ कोड भी था और 0101 भी था। लेकिन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, जावा, C#, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो भी आ गया हाई लेवल लैंग्वेज, C++, ठीक है, तो वहां पर आपका इंग्लिश में उसको आपको लिखना पड़ता है। तो आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो उस लैंग्वेज में लिखना तो बहुत आसान हो जाता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक करके आपको डिफाइन करते हैं। देखिए मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज 010101 कुछ भी लिखना है 010101। अब यहाँ पर कोई ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आप कोडिंग भी लिख रहे हो 0101 में और कंप्यूटर भी समझ रहा है 0101, तो आसानी से समझ गया, कोई ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं है। तो एरर बहुत, अब यहाँ पर देखो एरर बहुत ज्यादा होता है, क्यों? आपको इंग्लिश में आप लिख दोगे माई कंट्री इज इंडिया, बहुत आसानी से लिख दिया, लेकिन जब इसको आपको 01 में लिखना होगा 011011000011 इस तरह से इतना लंबा हो जाएगा। अब आप सोचो हल्का से भी 01 इधर उधर हुआ तो पूरा कोड गलत हो जाएगा। तो एरर बहुत ज्यादा होने का चांस है, और एरर को सुधारने का चांस भी बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि अब उतना लंबा 0001 आप देख के दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। अब उसको सुधारना भी बहुत टिपिकल है। जैसे आप पूरा पढ़ रहे हो इंडिया इज माई कंट्री, बहुत आसानी से पढ़ लिए, सुधार भी लोगे, अच्छा यहाँ पर कंट्री में वाई छूट गया, लेकिन जहां 0100001111 यही सिर्फ रहेगा तो सुधारना भी बहुत टिपिकल हो जाता है, ठीक है। मोर एग्जीक्यूशन स्पीड, अब ये भैया 0101 में ही है तो इसको तो ट्रांसलेट करने का जरूरत है नहीं, ऑब्वियस है ना कि जब उसी भाषा में आप लिखे वही भाषा कंप्यूटर समझ रहा है तो स्पीड से चलेगा ये। इसमें प्रोग्रामिंग करना भी टफ हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो आपको 0101 में बोल दिया जाए लिखने तो कितना टफ हो जाएगा। तो ये है मशीन लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज है। अब होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर होता है, इसमें भी 0101 ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ कोड भी आ गया। जैसे एडिशन करना है तो यहाँ पर ADD लिख दिए तो मतलब वो समझ लेगा एडिशन, SUB लिख दिए तो समझ लेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ML लिख दिए तो मेमोरी लोड लिख देगा। लेकिन अब असेंबली लैंग्वेज जो है इसको तो कंप्यूटर नहीं समझता है, तो यहाँ पर अब एक ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ेगा, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदले, तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है कि जो भी सोर्स प्रोग्राम जो आप लिखे हैं उसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। ये किसमें है? असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबलर इसको बदल देगा किसमें? ऑब्जेक्ट सोर्स में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सॉरी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज 0101, क्योंकि इसी में काम इसी पे 01 पे करेगा। तो ये क्या करेगा? असेंबली को मशीन में बदल देगा। कौन? असेंबलर। या सोर्स प्रोग्राम जिसमें आप लिखे हो उसको 0101 में बदल देगा। 0101 को ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। सोर्स मतलब आप जिसमें लिखे हो। अब यहाँ पर ये चीज देखो, अब इससे तुलना करो मशीन लैंग्वेज से, तो इसमें ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें ट्रांसलेटर का जरूरत है। इसमें मोर एरर हो रहा था तो इसमें कम एरर होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर आप कुछ कोड भी तो लगा रहे हो। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें प्रोग्राम करना थोड़ा आसान होगा। इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ये अच्छा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि कंप्यूटर जो बना है उसको 5 जनरेशन में बांट दिया गया है। पहला जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो उस समय कौन कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है? तो पहला जनरेशन में आपका मशीन लैंग्वेज यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था। अब अभी तक हाई लेवल लैंग्वेज ही चल रहा है। आप बोलोगे कि ये फोर्थ जनरेशन में डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज किया गया था, मतलब फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज भी चल रहा था और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज भी आ गया। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज किसको कहते हैं? ठीक है, जैसे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका संभालता है, जैसे SQL हो गया, ठीक है। अब ये सब जो है ना पूरा इंजीनियरिंग का सीन है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया ओरेकल हो गया, उसके बाद वेब डिजाइन में जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, सब वेब डिजाइन में काम आता है। तो ये सब लैंग्वेज को बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो वो फोर्थ जनरेशन में आया, तो मतलब फोर्थ जनरेशन में डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज भी आ गया और हाई लेवल लैंग्वेज तो चल ही रहा था। फिफ्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज तो चल ही रहा है और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मोबाइल में आप थंब इंप्रेशन लेते हो, जिससे मोबाइल आपका इंटर ऑन हो जाता है, स्क्रीन खुल जाता है। या फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप देखो डेली क्या कर रहे हो कि डेली आप क्रिकेट देख रहे हो, तो अपने आप
क्रिकेट दिखने लगता है। अब जैसे यूट्यूब खोलोगे क्रिकेट का दिखने लगेगा, तो वो यूट्यूब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर वहां काम कर रहा है, जो आपको पकड़ लिया कि ये बंदा बार बार क्रिकेट देखता है, तो आपका जैसा चॉइस है, ठीक है, अब देखोगे कि आपको ऐड भी उसी तरह का आने लगेगा, आपका जैसा चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग वो वीडियो देने लगता है। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और अभी जो हमारा चल रहा है वो, ठीक है, चलिए 3D प्रिंटिंग पर भी अभी काम चल रहा है, ये हो गया मेरा। अब हाई लेवल लैंग्वेज देखिए, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये जावा हो गया, सीस हो गया, देखिए जावा हो गया, कोबोल हो गया, लोगो हो गया, बेसिक हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, C# हो गया, प्रोलॉग हो गया, लिस्प हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, या आपका अपना लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, तो कंप्यूटर तो इसको समझ नहीं पाएगा, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये है कंपाइलर, ये है इंटरप्रेटर, ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है, जावा को 0101 में बदल देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब अब यहाँ पर देखिए, पहले जो मशीन लैंग्वेज में क्या होता था ना, कि जो भी कोडिंग लिखना पड़ता था वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता था। बाय द वे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो मैं जो कोडिंग लिखा 010101 में, वो उसी कोड कंप्यूटर पे चलेगा, दूसरा कंप्यूटर पे नहीं चलेगा, तो मशीन डिपेंडेंट था। लेकिन जावा में आप प्रोग्राम लिख दो कोई सा भी, अब वो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर में चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, लिखना पढ़ना आसान है। फर्स्ट, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है, तो फोर्ट्रॉन। इसको कौन बनाया था, तो जॉन बैकस, ये बैक बेंचर था बैकस, लेकिन बना दिया था पहले, तो फोर्ट्रॉन जो है, ठीक है, देखिए फोर्ट्रॉन मतलब फर्स्ट, इसको बना दिया था फोर्ट्रॉन, ठीक है। बनाया कौन था, तो बैक बेंचर बैकस, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमने आपको बता दिया, बस आपको याद रखना है कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होता है, जैसे SQL है, ठीक है, जैसे ओरेकल है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, ये सब का यूज किया जाता है। ओरेकल, SQL, इसका यूज किया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है वेब डिजाइनिंग में। तो ये सब लैंग्वेजेस का नाम होता है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन हो गया मेरा प्रोलॉग और लिस्प, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन हमने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जैसे आप देखते हो, ये जो आपका आधार कार्ड है, आँख का रेटिना रीड कर लेता है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। उसके बाद फिर हमने आपको अभी यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, फिर आपका फिंगरप्रिंट, आपका रेटिना से मोबाइल खुल जाता है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चीज है, ठीक है। जो अभी फिफ्थ जनरेशन पे काम हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, और 3D प्रिंटिंग पे काम हो रहा है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिंटैक्स रूल, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे बाय द वे आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। जैसे एक बार एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। एक शादी में मैं गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक बंदा था, ठीक है, उसको बड़ा शौक था इंग्लिश बोलने का। तो वो बोला कि ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप बोलते हो पानी है तो बढ़ाओ, मतलब अब वहां पर पानी रखा हुआ, तो आप बोल रहे हो पानी है तो बढ़ाओ, तो उसको ट्रांसलेट कैसे कर दिया, पानी है, वाटर इज, ठीक है, पानी है मतलब वाटर इज, तो मतलब देन, बढ़ाओ मतलब इंक्रीज, बोल दिया वाटर इज देन इंक्रीज, ठीक है। तो ये इंग्लिश बोल दिया, तो एकदम आपको हंसे भी आ सकता है और बहुत आप अचंभित भी हो जाओगे। तो ये क्यों, क्योंकि इंग्लिश जो आप बोल रहे हो, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, अपना एक ग्रामर है, उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हो। हिंदी भी बोल रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर ग्रामर है। तो कोई भी आप कोड को लिखते हो, उसका एक पर्टिकुलर ग्रामर होता है, उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक रूल होता है, उसी रूल के अनुसार आपको चलना है। तो कोई भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का कोई प्रोग्राम लिखने का जो रूल होता है, जो उसका ग्रामर होता है, उसी को सिंटैक्स रूल कहा जाता है, ठीक है। अब आप जैसे क्या होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम आपने लिख दिया, अब जैसे उसको कंपाइल करना पड़ता है। जैसे आप कंपाइल करोगे तो जितना भी एरर है उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है, ठीक है। तो हर लाइन के बगल में आपका एरर बता देगा। तो हर कंपाइल करोगे तो मतलब वो प्रोग्राम 0101 में चला जाता है, और आपका जितना भी एरर है वो बता देता है। तो वही हमने लिखा है, कोड को कंपाइल करने पर सिंटैक्स एरर आता है। देखो, विशेष नियम मतलब स्पेशल रूल्स और वर्ड का कॉम्बिनेशन, मतलब आप जैसे लिखते हो ना, तो कुछ कुछ स्पेशल वर्ड रहता है जिसको आप यूज करना है। जैसे आप प्रोग्राम लिखोगे तो कुछ स्पेशल वर्ड होता है जिसको यूज करना है। हर प्रोग्राम का अपना अलग अलग स्पेशल वर्ड होता है। जावा का अपना अलग स्पेशल वर्ड है, C# का अलग स्पेशल वर्ड है, ठीक है। तो उस तरह का वर्ड को कीवर्ड कहा जाता है। तो आपको रूल और वो वर्ड का यूज करते हुए प्रोग्राम लिखा जाता है, वही लिख रहा है।
विशेष रूल और वर्ड का कॉम्बिनेशन जिसके हेल्प से प्रोग्राम लिखा जाता है उसी को सिंटैक्स रूल कहा जाता है। है रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। तो ये रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्पेसिफाइड वर्ड होता है जिसका यूज करके आपको लिखना है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग होने वाला कुछ विशेष वर्ड। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वर्ड जिसका यूज आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में करते हैं। जैसे जावा का अपना अलग कीवर्ड होता है, सी शार्प का अपना अलग कीवर्ड होता है। एग्जांपल हमने लिखा है इफ एक कीवर्ड है सी शार्प में। ठीक है, फोर्ट्रॉन, तो फोर्ट्रॉन क्या था हमने आपको बताया था, पहला हाई लेवल लैंग्वेज था। इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांजिशन। अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे इंजीनियर है या साइंटिस्ट जो बड़ा बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसमें फोर्ट्रॉन का यूज होता है। लोगो जो मेरा है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, वो ये बच्चा लोग के लिए आता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये बच्चा लोग का यूज करने के लिए आता है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से क्लियर है कि बिजनेस व्यवसाय के लिए इसका यूज होता है। बेसिक, अब बेसिक जो इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है, जैसे सी शार्प, सेलेनियम, ठीक है, सी शार्प, जावा, कोई भी आपको लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले बेसिक सिखा जाता है ताकि आपको कोई लैंग्वेज सीखने से पहले आप उसका हल्का फुल्का जान सके। जैसे एग्जांपल इंग्लिश सीखना है तो आपको ABCD सीखना पड़ेगा, उसी तरह बेसिक होता है। इसका प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहते हैं। ठीक है, किसको, बेसिक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नींव का पत्थर मतलब इसको आप सीखिएगा तो आप अन्य भाषा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्रांति ला दिया था मार्केट में सी, इसीलिए सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कौन बनाया था, 1972 में सी बना था, डेनिस रिची इसको बनाया था और बेल लेबोरेटरी में इसको बनाया था। बेल लेबोरेटरी में बनाया था डेनिस रिची। देखिए सी को बनाया तो बहुत रिच हो गया, अमीर हो गया, तो डेनिस रिची बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, सी शार्प, उसके बाद C++। अब आप देखोगे कि अभी का जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो रहा है जो बैकएंड पे काम होता है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, उसके बाद आपको सी शार्प हो गया, ये सब उप्स कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, वो पूरा इंजीनियरिंग का चीज है। हमने आपको बताया था क्लास ऑब्जेक्ट, वो आप छोड़ रहने दो, बस आपको याद रखना है कि C++ उप्स कॉन्सेप्ट पे काम करता है और यूनिक्स का जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C++ में बना हुआ। बस ये दो चीज याद रखो। जावा भी देखो, जावा जब आया तो भयानक रूप से क्रांति ले आया, जैसा सी था उससे भी भयानक रूप से क्रांति ले आया और अभी तक मार्केट में जावा का बहुत डिमांड है। अभी तक जावा का तोड़ निकला ही नहीं है। तो जावा का तोड़ निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या किया कि सी शार्प बनाया। सी शार्प और जावा लगभग 90% सेम है, थोड़ा बहुत कोड का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी सी शार्प जो है वो जावा को नहीं तोड़ पा रहा है, मतलब इसका तोड़ अभी तक नहीं आया। तो जावा बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज अभी भी मार्केट में हो रहा है। ये भी उप्स कंसेप्ट पे काम करता है। इसका विकास इंटरनेट के उपयोग के लिए किया गया। देखिए इंटरनेट के लिए उपयोग में सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा, तो जावा। ठीक है, इसको बनाया कौन था, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, एल्गोल मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। प्रोलॉग मेरा बना है 1972 में। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज, ये पूछा हुआ 1972। सी शार्प ये भी उप्स कंसेप्ट पे है, माइक्रोसॉफ्ट इसको बनाया है। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये क्या करता है ना कि कोई भी बिजनेस का रिपोर्ट जनरेट करता है। ये जो है लिस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये 5th जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, और है सब प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के अंदर में छोटा छोटा प्रोग्राम लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं सब प्रोग्राम। तो ये हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा।